हेलो एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं। बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स दो प्रकार से होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स और एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सभी मैट्रिक्स का अध्ययन इस हम वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप मैट्रिक्स का पहला वीडियो जरूर देख कर आएँ। इससे आज की जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। आप YouTube पे टाइप कर सकते हैं कि मैट्रिक्स 01 बाय प्रशांत शर्मा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आइए, तो आपको क्या होगा, आज की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। वहाँ पर मैंने पूरा एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, कि आप भी क्या होता है और उसके कुछ प्रकार भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। देखिए, आज हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, जैसे क्या होता है कि एक जनरल फार्मूला होता है, उसके बाद स्पेशल केस बन करके स्टैंडर्ड फार्मूला निकलता है। तो वैसे यहाँ पर भी एक जनरल मैट्रिक्स होता है। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह है ए, ठीक है, जो कि यम क्रॉस में n का है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक आव्यूह है ए जो कि यम क्रॉस n क्रम का है, और उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, देखिए, इस तरीके से लिखा जाने का मतलब क्या है कि आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक आव्यूह है ए जिसमें यम पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, और ए आई जे वह एलिमेंट है जो आईवें पंक्ति और जेवें स्तंभ में उपस्थित है। इसको फिर से पढ़िए। देखिए, ये लिखा क्या हुआ है, इस तरह लिखे जाने का मतलब ये है, ए ऐसा आव्यूह है जिसमें यम पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, तथा ए आई जे आठवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ का एलिमेंट है। ठीक है, ए आई जे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ए आई जे का मतलब क्या है, आठवीं पंक्ति तथा जेवें स्तंभ में उपस्थित एलिमेंट। ठीक है, में उपस्थित एलिमेंट। एक जनरल मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि एक आव्यूह है जो यम क्रॉस में n का, या 3 क्रॉस में 2 का, 4 क्रॉस में 4 का, ऐसा एक आव्यूह है जिसका एलिमेंट कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। तो एक जनरल मैट्रिक्स को लिखा जाने का तरीका क्या है कि एक मैट्रिक्स है ए जिसमें यम पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, और उसका एलिमेंट इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, और ए आई जे का मतलब क्या होता है, आठवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में उपस्थित एलिमेंट। ठीक है, देखिए, इसको हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए फिर। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक आव्यूह देता हूँ कुछ इस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये अपने पास एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि दूसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। दूसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तो आप दूसरा रो, पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तीसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, देखिए ये। ठीक है, दूसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाता है, 2। अगर आप देखिए तो तीसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट हो जाता है ये। अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा तीसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। इसको अगर आप देखेंगे तो पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ए आई जे का मतलब क्या है, आठवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में उपस्थित एलिमेंट। ए आई जे का मतलब क्या है कि आठवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में उपस्थित एलिमेंट। तो ए एक जनरल मैट्रिक्स है जिसमें यम पंक्तियां हैं, n स्तंभ हैं, यानी उसका आर्डर यम क्रॉस में n का है, और ए आई जे आठवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में उपस्थित एक एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि ए, जैसे देखिए इसमें क्या है कि इस 2 को देखिए, आप 2 को, जो एलिमेंट 2 है उसको ध्यान से देखिए, ये कहाँ पर उपस्थित है, दूसरी रो में उपस्थित है, दूसरी रो में और दूसरे कॉलम में, दूसरी रो में और दूसरे कॉलम में। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लिख दीजिए कि A22। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए A22, तो आप इसको लिखेंगे 2। A22 का मान कितना है, 2। A22 का मतलब क्या है कि दूसरी पंक्ति और दूसरे रो में उपस्थित जो एलिमेंट है उसका मान कितना है, 2। दूसरी पंक्ति और दूसरे रो, दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में उपस्थित जो एलिमेंट है उसका मान कितना है, 2।
अगर आप 9 की बात करें, देखिए दूसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है। कहाँ पर है? दूसरे रो में है, तीसरे कॉलम में है। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं A23, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 9। ध्यान से देखिए, दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में उपस्थित एलिमेंट कितना है? 9। दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में उपस्थित एलिमेंट कौन सा है? 9। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट का एक लोकेशन होता है, वही जनरल मैट्रिक्स में बताया गया है। देखिए, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए इस तरीके से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक आपको आव्यूह मिल जाएगा एक आव्यूह है जिसमें m पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है? n। और A i j आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में उपस्थित एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए कि अब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक आव्यूह A है जिसमें 5 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम हैं, तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? A11 आएगा, मतलब पहली रो, पहले कॉलम का एलिमेंट, फिर A12 आएगा, फिर A13, A14, यानी 4 कॉलम है ना, तो A11, A12, A13, A14। फिर नीचे आप A21, A22, A23, A24। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ हो जाएगा A11 का मतलब क्या है कि पहली रो और पहले कॉलम में उपस्थित एलिमेंट। पहली रो, A12 का मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम में उपस्थित एलिमेंट। 13 का मतलब पहली रो तीसरे कॉलम में उपस्थित एलिमेंट और पहली रो और चौथे कॉलम में उपस्थित एलिमेंट। अगर आपके पास 4 कॉलम है तो आप इसी पे रुक जाएंगे, लेकिन आपके पास कितने कॉलम है? n। तो आपको कहाँ तक चलना है? इस तरीके से n तक, A1 n, पहली रो और nth कॉलम में उपस्थित एलिमेंट। अब देखिए आपके पास 5 रो हैं, तो आप कहाँ तक चलेंगे? A2, A3, A4, A5। A21 मतलब दूसरी रो पहले कॉलम में उपस्थित एलिमेंट, दूसरी रो दूसरे कॉलम में उपस्थित एलिमेंट, दूसरी रो तीसरे कॉलम में उपस्थित एलिमेंट, ऐसे करते करते दूसरी रो nth कॉलम में उपस्थित एलिमेंट, तीसरी रो पहले कॉलम में उपस्थित एलिमेंट, तीसरी रो दूसरे कॉलम में उपस्थित एलिमेंट, इस तरीके से। और ऐसे ही करते करते आपको चले जाना है। और इसी तरीके से आपको 5 नहीं, क्योंकि इसमें m एलिमेंट है, m रो है, इसलिए आप कहाँ तक चलेंगे? इसलिए आप चलेंगे m1 तक, mth रो पहली कॉलम का एलिमेंट, और इसे करते करते mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट। तो ये होता है एक जनरल मैट्रिक्स जो कि m क्रॉस में n का है। अब सोचिए कि अगर यही m और n का मान आप चेंज करके जनरल मैट्रिक्स का आप क्या करेंगे? आर्डर चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे मैं पूछता हूँ कि आप 2 क्रॉस में 2 का एक जनरल मैट्रिक्स बनाइए, 2 क्रॉस 2 का एक जनरल मैट्रिक्स बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, 2 क्रॉस 2 का आपको जनरल मैट्रिक्स बनाना है, तो आप ऐसे बनाएंगे कि A11 पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट और दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। देखिए ये 2 क्रॉस में 2 का एक जनरल मैट्रिक्स तैयार हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 क्रॉस 3 का बनाइए, तो आप 2 क्रॉस 3 का बना सकते हैं। 2 पंक्तियाँ होनी चाहिए, 3 कॉलम, आप एक जनरल मैट्रिक्स इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि ये जनरल मैट्रिक्स है, जिसको इस तरीके से आपको शो किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसी चीज़ को इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, इस आव्यूह को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से शो किया जाता है, और इसका स्टैंड रूप ये है। और ये 2 क्रॉस 2 का एक जनरल मैट्रिक्स है। आप ऐसे किसी भी आर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर दिए। फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ाने से पहले, क्योंकि वहाँ पर जब आप ट्राइंगल मैट्रिक्स पढ़ेंगे और डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर A I J का खेल वहाँ पे चलेगा। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं हैं, और मैं उनको अरेंज करके आव्यूह बना रहा हूँ। समझिए, मेरे पास 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स हैं, और इनको मैं डिफरेंट तरीके से अरेंज करके आव्यूह का निर्माण करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इनको कुछ अगर इस तरीके से लिखूँ 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, तो ये एक आव्यूह है जिसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए, मैं इसी एलिमेंट से जो 1 2 3 4 5 6 है, उसी एलिमेंट से मैं दूसरे प्रकार का एक आव्यूह बना रहा हूँ। देखिए इस तरीके से 1 2 4 5 एंड 3 6। देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं, 2 कॉलम हैं। तो मैं ये बताना चाहता था कि एलिमेंट दोनों में सेम एलिमेंट है। जैसे इसमें भी क्या मतलब कि जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। ये 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस में 3 का है। ये 2 क्रॉस में 3 का है, क्योंकि 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं।
तो ये 2 क्लास में 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 क्लास में 2 का मैट्रिक्स है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैट्रिक्स का मतलब होता है व्यवस्था। अगर आप व्यवस्था चेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स बदल जाएगा। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक का जो नंबर था आपने उनको इस तरीके से अरेंज किया था। अब यहाँ पर आपने उनको दूसरे तरीके से अरेंज कर दिया। जब आपने व्यवस्था यानी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया तो आप भी बदल जाएगा। तो मैं यही बताना चाहता था आपसे कि अगर मान लीजिए किसी 2 आव्यूह में या 3 आव्यूह में एलिमेंट सेम हैं, बट अगर उनकी व्यवस्था अलग अलग है तो वो आप उसको क्या बोलेंगे कि डिफरेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, वो दोनों सेम मैट्रिक्स नहीं रहेंगे। जैसे इसी में देख लीजिए 6 यहाँ पर है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप नेक्स्ट में, ठीक है, किसी दूसरे आव्यूह में अगर 1 2 3 एंड 4 एंड 6 एंड 5, ये भी देखिए 2 क्लास में 3 का एलिमेंट मैट्रिक्स है। लेकिन क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है? ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट देखिए दोनों की चेंज हो गई है। ठीक है, और अरेंजमेंट का मतलब ही होता है मैट्रिक्स। जब अरेंजमेंट चेंज हो गया तो मतलब मैट्रिक्स चेंज हो गया। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या चीज़ हैं? अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या चीज़ है? दोनों अलग चीज़ है। इसको आप नोट कर लीजिए, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं। क्यों दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं? क्योंकि दोनों का अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग है। ठीक है, और अरेंजमेंट का मतलब होता है मैट्रिक्स। तो आपको जनरल मैट्रिक्स का आइडिया क्लियर हुआ कि जनरल मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें एम पंक्तियाँ हों या स्तंभ हों, और ए आई जे का मतलब क्या होता है? आईवीं पंक्ति और जेवीं स्तंभ का एलिमेंट। और ये था आपका थोड़ा सा ये भी एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लीजिए एलिमेंट सेम थे तो क्या वो आव्यूह भी सेम होगा। तो ये था आपका, या इसमें भी एलिमेंट वही है, इसमें भी एलिमेंट वही है, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट देखिए अलग अलग है। तो ये आव्यूह अलग है, ये आव्यूह अलग है, क्योंकि आव्यूह का मतलब अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट आपने चेंज कर दिया मतलब आपने आव्यूह को चेंज कर दिया। ठीक है, और ये भी आपका आव्यूह, तो सब चीज़ अलग अलग है। तो ये था आपका थोड़ा सा जनरल मैट्रिक्स के बारे में। अगर आप अच्छा चलिए इस पर एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ जिससे आपको और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए जनरल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैंने आपको अभी बताया है कि जनरल मैट्रिक्स कैसे तैयार करते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 5x2 का एक जनरल मैट्रिक्स तैयार कीजिए, तो आप उसमें 5 पंक्तियाँ रखेंगे और 2 कॉलम रखेंगे, तो आपका एक जनरल मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपसे कहेंगे कि आप एक मैट्रिक्स आप हमें मतलब फाइंड करना होगा आपको एक मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें आपको दिया रहेगा कि वह मैट्रिक्स इतने आर्डर का होना चाहिए। ठीक है, आपको दे देंगे कि ये वह मैट्रिक्स इतने आर्डर का होना चाहिए और उसका एलिमेंट आपको डिफाइन कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम वाले पूछते हैं कि आपको आव्यूह ए फाइंड करना है, आपको आव्यूह ए फाइंड करना है, जबकि आपको दिया गया है ए इक्वल टू ए आई जे। ए जो है इस तरीके से डिफाइंड है, और इसमें मान लीजिए वो कहते हैं कि 2 क्लास में 3 का आपको आव्यूह बनाना है, और वो लिखते हैं कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस में जे मान लेते हैं, या आप इसको मान लीजिए 2i प्लस में जे, इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है कि आपको आव्यूह ए बताना है कि आव्यूह ए है क्या, और जिसका आर्डर 2 क्लास में 3 है और उसका एलिमेंट कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में उपस्थित एलिमेंट वो इस तरीके से डिफाइंड होगा। आईवीं पंक्ति जेवें स्तंभ में उपस्थित एलिमेंट कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आपको आव्यूह बताना है कि आव्यूह का मान क्या होगा। तो कितने आर्डर का आव्यूह बनाना है? 2 क्लास में 3 का। तो आप 2 क्लास 3 का एक जनरल मैट्रिक्स लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे ए इक्वल टू, आप 2 क्लास 3 का एक जनरल मैट्रिक्स लिख लीजिए। तो 2 क्लास 3 का मतलब 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम। तो 2 पंक्तियाँ, तो यहाँ पे देखिए 2 पंक्तियाँ होंगी और 3 कॉलम, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका नाम क्या होगा? यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका नाम क्या होगा? A11, पहली रो पहली कॉलम, और यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A11, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A12, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A13। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A21, यहाँ पे हो जाएगा A22, और यहाँ पे हो जाएगा A23। ये हो गया आपका 2 क्लास 3 का एक जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका आपका ये A11 है, A12 है, A13, A21, A22, A23, ये इस आपके एलिमेंट हो गए।
बस आपको यही मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ज्ञात करना है, फिर इसी मिला कर रख देना है, आपका आप भी निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान, इन सभी का मान यहाँ से निकाल लेना है। A11 का मान कैसे मिलेगा, A11 का मतलब क्या है, I का मान 1 है, J का मान 1 है। यहाँ पर रखिए I का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 धन में 1 यानी 3। A12 का मतलब I का मतलब 1 है और J का मतलब 2 है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और A13 का मतलब 2 का I का मतलब 1 और J का मतलब 3 यानी ये हो जाएगा 5। A21 निकाल लेते हैं तो I का मतलब है 2 और J का मतलब है 1, तो ये हो जाएगा 5। और A22 निकाल लेते हैं, I का मतलब है 2 और J का मतलब है 2, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। और A23 निकाल लेते हैं तो I का मतलब है 2, देखिए 2I + J, तो 2 तो सभी में आएगा। अब I और J का मान चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर I का मान 2 है तो 2 और J का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब बस इसी वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में आप पुट कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। ये इस तरीके से A11 का मान कितना है 3, A12 का मान 4, A13 का मान 5, ठीक है, और A21 का मान 5, A22 का मान 6 और इसका मान कितना है 7। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ये आपको आरडीयू निकालना था। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर जो है एग्जाम में पक्का हो जाता है, ठीक है। कैसे आपको ये चीज़ें दी रही होंगी, आपको आरडीयू प्राप्त करना होगा, ठीक है, आरडीयू बताना होगा। उसके लिए किस आरडीयू का वो आर्डर है, किस आरडीयू का वो किस आर्डर का वो आरडीयू है, वो आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा। उस आर्डर का आपको पहले जनरल मैट्रिक्स बना लेना है। फिर जो उसमें एलिमेंट हैं, ठीक है, A11 A12 जो भी एलिमेंट उसमें आएंगे उसका मान आपको यहाँ से निकाल करके उसी आरडीयू में फिर से रख देना है। तो ये आपका एक जनरल मैट्रिक्स का तैयार हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। 2 नंबर्स का ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। देखिए अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। देखिए पहला जो हमारा मैट्रिक्स का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होती है, सिंपल सा, ठीक है। जहाँ भी जिस भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाएगी उसे हम लोग क्या बोल देंगे कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 2 प्रकार से डिवाइड है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोग नोट कर लीजिए दैट m = n। m = n का मतलब जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होती है। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 तरीके से होता है। एक आपका है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्या नाम है इसका, ट्राइंगुलर, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। और एक है आपका डायगोनल मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। अब फिर से ट्राइंगल मैट्रिक्स आपका 2 तरीके से होता है। एक तरीका है एक होता है इसका अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, और एक होता है लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। क्या होता है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। और डायगोनल मैट्रिक्स भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले आप ऐसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल, हिंदी में त्रिभुजीय, इसे विकर्ण, इसे ऊपर त्रिभुजीय, इसे निम्न त्रिभुजीय, इसे अदिश आव्यूह, इसे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखिए एक एक सूत्र करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल को पढ़ेंगे, उसके बाद डायगोनल पे आएंगे। और ट्राइंगुलर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स को। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। इस चीज़ों को आप नोट करते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपका कौन सा, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स को, ठीक है। काफ़ी इजी डिफिनीशन है इसकी, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। जैसा नाम मैंने आपको बताया था वैसा काम है इसमें। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसको आप इस तरीके समझ लीजिए
डिफिनीशन क्या है इसी, जब ध्यान दीजिए व्हेनेवर I इज ग्रेटर देन J, ठीक है, व्हेनेवर I इज ग्रेटर देन J एंड aij इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए जब कभी भी I का मान J से बड़ा हो और वह एलिमेंट क्या होना चाहिए 0, तो उस आव्यूह को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। यानी जो भी आव्यूह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी जिस भी आव्यूह में जब I का मान J से बड़ा हो उस समय वह एलिमेंट 0 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको क्लियर होगा, इसको नोट करिए। देखिए एग्जांपल क्या है, 1 2 3, ठीक है, 11 माइनस में 1 0 और यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0। देखिए ये आपका एक आव्यूह है जिसे हम लोग अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर I का मान जैसे बड़ा होता है, I का मान जैसे बड़ा होता है और उसके बाद देखिए वो एलिमेंट 0 भी है। यहाँ पर भी I का मान जैसे बड़ा होता है और यह एलिमेंट 0 है, यहाँ पर भी I का मान जैसे बड़ा होता है और यह भी एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है किसी आव्यूह में जहाँ पर I का मान जैसे बड़ा हो और वह एलिमेंट 0 हो, उसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये उसके ऊपर के मतलब बाकी सभी एलिमेंट 0 हो या कुछ हो, उससे आप कोई मतलब नहीं है। यानी जो 3 देख रहे हैं ना, ये 0 हो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये 11 देख रहे हैं ये 0 हो, उससे नहीं मतलब है। मतलब क्या है कि जहाँ I का मान जैसे अगर बड़ा आ रहा है और वहाँ पर एलिमेंट का मान 0 है, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी इसका स्टार्ट कर बताता हूँ आपको, पहले आप लोग इसकी डिफिनीशन को नोट कर लीजिए। जब ऐसा हो तो और ऐसा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास लिखा गया है 1 11 माइनस में 1, ठीक है, 11 माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 15 16 0 0 0। ठीक है, देखिए आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर I का मान जैसे बड़ा है, क्योंकि देखिए ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है। कैसा है, दूसरा रो है पहला कॉलम है, इसको हम लोग बोलते हैं I, इसको हम लोग बोलते हैं J। क्या I का मान जैसे बड़ा है, हाँ, और क्या एलिमेंट 0 है, हाँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A22 होता है तो I और J बराबर हो जाता है। यहाँ पे A11 होता है I और J बराबर हो जाता है। यहाँ पे A12 तो I का मान जैसे छोटा हो जाता है, तो हमको I का मान जैसे छोटा है उसको नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, I का मान जहाँ जैसे बड़ा है। तो यहाँ पर I का मान जैसे बड़ा आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है A31, तो 3 1 से बड़ा है, यानी ये पोजीशन वही है। और यहाँ पर क्या होता है A32, यहाँ पर 3 का मान 2 से बड़ा है, यानी ये भी वो बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए वो जहाँ जहाँ I का मान जैसे बड़ा आ रहा है और वो पॉइंट क्या है 0 0 है, वो एलिमेंट 0 0 है, यानी वो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अब हम आपको इसको स्टार्ट में बताते हैं कैसे समझ में आएगा। देखिए पहला नंबर तो जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी उसमें प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इसकी डिफिनीशन ऐसे समझ लीजिए कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं, उसे आप अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कैसे भी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वह 0 हो या कोई स्केलर हो उससे आपसे नहीं मतलब है। आपको मतलब किससे है कि जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हों, उसे हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट हैं क्या हैं, वो 0 हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब अगर ये 15 की जगह 0 होता है, 16 की जगह 0 होता है या -1 की जगह 0 होता है, उससे अपने को नहीं मतलब है। अपने को मतलब क्या है, जहाँ I का मान जैसे बड़ा हो वो 0 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसका नाम क्या है, ऊपर त्रिभुजी। यानी ध्यान से अगर देखिए तो एक ये त्रिभुज ऊपर बन रहा है, देखिए ये त्रिभुज ऊपर की तरफ कुछ बन रहा है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये आपका क्या बन जाता है, ऊपर त्रिभुजी। ये था इसका एग्जाम्पल और ये था आपका डिफिनीशन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का मान क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है, A21 और वहाँ पर वो क्या है 0 है। तो ये था अपर ट्रायंगल की कहानी। ठीक है, साथ में आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जब भी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट 0 होंगे तो आपका कैसा बन जाएगा, वो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। यही स्टार्ट डिफिनीशन है। बाकी आपको ये जो डिफिनीशन है इसको आपको पता होना चाहिए समझने के लिए कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हैं, वो आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स।
अब हम लोग बात कर लेते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के बारे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, देखिए। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। देखिए लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स इसी का एकदम अपोजिट है, ठीक है। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या है, इसी का एकदम अपोजिट है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। यानी इसकी डिफिनीशन समझ लीजिए। डिफिनीशन क्या है, जब आई का मान जे से छोटा हो, देखिए उसमें क्या था, आई का मान जे से बड़ा, इसमें क्या है, आई का मान जे से छोटा हो और वह एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। आई का मान जे से छोटा हो और वह एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। जब आई का मान जैसे छोटा हो और वह एलिमेंट कहता है जीरो, उसे हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। देखिए वहाँ पर अपर ट्रायंगल में क्या था कि आई का मान जैसे बड़ा हो और वह एलिमेंट जीरो हो, यहाँ पर आई का मान जैसे छोटा हो। जैसे मान लीजिए अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स देखिए, इसका पहले मैं 3x3 का एक जनरल मैट्रिक्स आपको बना के दिखा देता हूँ, तब ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पे समझ 3x3 का एक जनरल मैट्रिक्स, 3x3 का एक जनरल मैट्रिक्स कैसे होता है, आई होप आपको समझ रहे होंगे 3x3 का एक जनरल मैट्रिक्स कैसे होता है, ठीक है। इस तरीके से 3x3 का एक जनरल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये है 3x3 का जनरल मैट्रिक्स। अब 3x3 का मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसे समझाने के लिए लोअर ट्रायंगल को, ठीक है। देखिए यहाँ पर है मेरे पास 11, यहाँ पे मेरे पास है 15, यहाँ पर मेरे पास है 16, यहाँ पे 14, यहाँ पे 13, यहाँ पे -1, ठीक है, और यहाँ पे है 0, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0। अब देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो देखिए इस लोकेशन का मान कितना है, A12, आई का मान देखिए जैसे छोटा है और वह एलिमेंट जीरो है। यहाँ पर भी आई का मान जैसे छोटा है और वह जीरो है, और यहाँ पर भी आई का मान देखिए जैसे छोटा है और ये जीरो है। अनादर कहीं पर देखेंगे आई का मान जैसे छोटा होता नहीं है और वह एलिमेंट जीरो हो, जैसे मान लीजिए अगर आप 14 की बात कर रहे हैं, ये 14 आपका जीरो हो, ये 13 आपका जीरो हो, ये 16 आपका जीरो हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या लेना देना है कि जब आई का मान जैसे छोटा हो और वह एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15 या कुछ भी। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर आई का मान जैसे छोटा है और एलिमेंट जो है वो जीरो है, तो क्या बन जाता है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब इसको शार्ट में समझने का तरीका क्या है, शार्ट में समझने का तरीका ये है कि जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं तो वह आपका लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाता है। शार्ट में समझने का तरीका क्या है कि जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। और मैथमेटिक्स तरीका कैसा है कि जब आई का मान जैसे छोटा हो और ए आई जे का मान जीरो हो तो उसे हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अगला तरीका क्या है समझने का कि जब एक त्रिभुज बन रहा हो, कहाँ बन रहा हो, नीचे की तरफ। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं इसको आप लोग नोट करिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसके बारे में समझने के बारे में। लोअर ट्रायंगल को समझने के लिए जब प्रिंसिपल डायगोनल ठीक है के ऊपर के सभी एलिमेंट, अच्छा इसको मैं ऊपर अगले स्लाइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, तब लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स समझ में आया। पहला चीज़ कि आई का मान जैसे छोटा हो, आई ये जीरो हो, या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है। और नीचे जीरो हो या ना हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। और ऐसा समझ सकते हैं कि नीचे एक त्रिभुज बन रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा ये जो दो पॉइंट हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सीखा और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सीखा, उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं अपर ट्रायंगुलर के बारे में। अपर ट्रायंगुलर के बारे में यहाँ पे लिख देता है ऐसे, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आया नहीं, अच्छा लिख देते हैं पूरा अपर, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जब प्रिंसिपल डायगोनल के, इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट ध्यान दीजिएगा इसका नाम, ठीक है, सभी एलिमेंट जीरो हों तो उसे, ठीक है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स बोलते हैं या कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसमें इसी डिफिनेशन क्या है कि आई का मान जैसे बड़ा हो और ए आई के क्या हो, वो 0 हो, ठीक है। ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 60 में। उसके बाद दूसरा समझ लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट ऐसे सभी एलिमेंट 0 हों तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। इसकी मैथमेटिक्स डिफिनेशन क्या है कि आई का मान जैसे छोटा हो और ए आई जे का मान क्या हो, 0 हो। तो ये था आपका 60 में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये था अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कापी में, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। इसके बारे में क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, देखिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? विकर्ण आव्यूह, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब या ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में ही केवल एलिमेंट उपस्थित हो, बाकी सब 0 हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट उपस्थित हो, बाकी सब 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। वाली चीज क्लियर? डिफिनेशन लिख लेते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे पहले एग्जाम्पल तब डिफिनेशन, ठीक है। पहले एग्जाम्पल क्या है, देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर है 8 लिखा हुआ, यहाँ पर है 4 लिखा हुआ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल ये है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इस मैट्रिक्स में केवल प्रिंसिपल डायगोनल में आप एलिमेंट देखेंगे, बाकी और 0 देखेंगे, ठीक है। इस वर्ग आव्यूह की प्रिंसिपल डायगोनल में ही केवल आप एलिमेंट देख रहे हैं, बाकी और जगह आप कोई एलिमेंट नहीं देख रहे हैं, मतलब और सभी जगह आप 0 देख रहे हैं। एलिमेंट है लेकिन वो क्या कैसा है? 0 है। तो उसे आप लोग बोलते हैं क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल में बाकी सब एलिमेंट कैसा है? 0, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा यही है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके केवल प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट उपस्थित हों और बाकी सब 0 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए आप लोग एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बनाइए जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में 2, 4 और 6 एलिमेंट उपस्थित हों, मतलब 2, 4 और 6, ठीक है। ये एलिमेंट उपस्थित हो 2, 4, 6। ऐसा आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाइए जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में ये उपस्थित हों। आप लोग उसको बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनेगा 2, 4, 6। यानी आप केवल क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे 6, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ये बन जाएगा आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन मैथमेटिक्स तरीके से समझ लेते हैं कि आई, ठीक है। डिफिनीशन क्या है इसको समझ लेते हैं कि आई इक्वल टू जे पर, कैसा, कहाँ पर? आई इक्वल टू जे पर। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक लोकेशन आई जे बराबर होगा। जैसे देखिए इसका मतलब होता है A11 और इसका मतलब होता है A22 और इसका मतलब होता है A33। देखिए 3, 3, 2, 2 दोनों सब चीज़ें क्या है? सेम है वहाँ पे। तो जब आई का मान जे के बराबर है तो AIJ जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और देखिए 0 है भी नहीं। और अगर जो आई है वो जे के बराबर नहीं है तो AIJ का मान क्या होना चाहिए? 0। ये डिफिनीशन है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की। क्या डिफिनीशन है? जब आई का मान जे के बराबर हो तो वह एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, और जब आई का मान जे के बराबर ना हो तो वह एलिमेंट 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आई का मान जे के बराबर होता है, यहाँ पर आई का मान जे के बराबर होता है, यहाँ पर आई का मान जे के बराबर होता है, और वह एलिमेंट 0 है भी नहीं। दूसरा केस क्या है? यहाँ पर आई का मान जे के बराबर नहीं होता है और वह एलिमेंट 0 है। इसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। साथ में कैसे समझना है कि यदि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में ही केवल एलिमेंट उपस्थित हो उसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल सा, मतलब केवल आपको डायगोनल में एलिमेंट अगर दिखता है, बाकी सब 0 दिखता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि
इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के दो प्रकार हैं, एक आपका है स्केलर मैट्रिक्स और एक आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक अपना क्या है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अभी अभी आप लोगों ने जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा कि ऐसा वर्गाव्यूह जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में केवल एलिमेंट उपस्थित हो, बाकी सब जीरो हो। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में ही केवल एलिमेंट उपस्थित होते हैं, लेकिन वो जो एलिमेंट उपस्थित होते हैं वो सभी सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट उपस्थित होती है लेकिन वो डिफरेंट हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अगर वो सेम हो गए तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स, और अगर वो डिफरेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 2 3 और यहाँ पे है 0, यहाँ पर 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 है 0। ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि केवल उसके प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट उपस्थित है, बाकी सब जगह 0 है। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट उपस्थित है वो सभी सेम होने चाहिए। यानी यहाँ पर भी अगर 2 हो जाए तो ये आदमी को ऐसा हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 2 और 2 और 0 0 0 0। अब देखिए ये आपका स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में ही केवल एलिमेंट है और वो सभी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये बन जाता है स्केलर और ये बन जाता है कैसा, डायगोनल, ठीक है। ये कैसा है आपका, ये है डायगोनल और ये आपका है क्या, स्केलर। देखिए डायगोनल ये भी है, लेकिन डायगोनल का एक स्पेशल केस बन जाता है जिसमें वो एलिमेंट सेम हो जाते हैं, तो उस स्पेशल केस को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये भी है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। कौन सा स्पेशल केस है कि जब उसके सभी एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डिफिनीशन को समझ लेते हैं, ठीक है। डिफिनीशन यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है, डिफिनीशन समझ लेते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या है, जब आई का मान जे के बराबर हो, आई का मान जे के बराबर हो, तो जो ए आई जे है वो कोई एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, और ये कांस्टेंट यानी सेम होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब आई का मान जे के बराबर ना हो तो वहाँ पर ए आई जे का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपका डिफिनीशन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आई का मान जे के बराबर हो और ए आई जे का मान क्या हो, सेम हो। और यहीं पे लिखा हुआ था डायगोनल में कि ए आई जे का मान 0 ना हो। 0 ना हो मतलब कुछ भी हो, और इसका मतलब जो भी हो वो सेम हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 ना हो मतलब कुछ भी हो, और कुछ भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 0 ना हो मतलब कोई सेम हो, कोई सेम हो, ठीक, सेम चीज हो, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोल देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसकी ये डिफिनीशन है, ठीक है। आई इक्वल टू जे, ए आई जे इक्वल टू के, तो ये बन जाता है आपका सेम मैट्रिक्स, और ये आपका हो जाता है डिफिनीशन इसकी, ठीक है। एक एग्जांपल और 2 क्रॉस 2 का एक एग्जांपल देख लीजिए आप, 2 क्रॉस 2 का। देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं 4, यहाँ पे हम लोग 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। देखिए ये 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके प्रिंसिपल डायगोनल में केवल एलिमेंट उपस्थित हैं, साथ में जो एलिमेंट उपस्थित हैं वो दोनों सेम हैं, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केलर। अगर ये डिफरेंट होते तो इसको हम लोग बोल देते हैं डायगोनल, राइट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले बताइए, ठीक है। अगर देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब स्केलर। अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या बन जाता है, वो डायगोनल, ठीक है। अब आपका जो अगला टॉपिक है, अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है, आइडेंटिटी का। अगला कैसा है, आइडेंटिटी का। देखिए उसको समझते हैं, ठीक है, उसको समझ लेते हैं हम लोग कैसा, आइडेंटिटी का। अब वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स का एक दूसरा केस है, ठीक है। वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन वो क्या है, वो भी एक स्पेशल केस है, उसको समझ लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, फिर समझते हैं। देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में ही केवल एलिमेंट उपस्थित हों, उसके ऊपर और उसके नीचे यानी और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हो कैसे हो 0 हो, और जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट उपस्थित है उसका मान 1 होना चाहिए। जो आपका स्केलर मैट्रिक्स था उसमें 1 नहीं था। अगर उस स्केलर मैट्रिक्स में जैसे देखिए ये अभी हम लोगों ने बनाया था 4 4 0 0। देखिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल में केवल एलिमेंट है उपस्थित है, बाकी सब 0 हैं। इसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट उपस्थित है, बाकी सब 0 है, और जो एलिमेंट उपस्थित है वो सभी सेम है, तो ये क्या बन जाता है, स्केलर। अगर यही 4 की जगह आप
एक को प्लेस कर देते हैं, 4 की जगह आप क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1001 और इसे हम लोग बोल देते हैं आइडेंटिटी। क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केलर। ठीक है। और अगर ये आपका जो है सेम ना होता, यानी डिफरेंट होता, जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसको हम लोग बोल देते क्या, डायगोनल। क्या बोल देते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। देखिए ये डायगोनल की परिभाषा है, ये स्केलर की परिभाषा है, ये आइडेंटिटी की परिभाषा है। ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन यह डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। इस वाले स्पेशल केस में क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट उपस्थित है वो सभी सेम है, एक को छोड़ करके, और जब वो एक बन जाता है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी। क्लियर। ठीक है। डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, जब आई का मान जे के बराबर है तो ए आई जे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए और कुछ भी नहीं, केवल 1 होना चाहिए, केवल और केवल 1। जब आई का मान जे के बराबर हो और ए आई जे का मान 1 हो तथा आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए ए आई जे का मान क्या होना चाहिए, 0, तो ऐसे आदमी को जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल में ही केवल एलिमेंट उपस्थित हैं, उसके नीचे उसके ऊपर सभी एलिमेंट 0 हैं, और वो जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में उपस्थित है वो 1 है, उसे हम लोग को क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग समझ लेते हैं। 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब देखिए ये आपको क्या बन जाता है, 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल में ही केवल एलिमेंट उपस्थित है और वो सभी 1 हैं, और उसके बाद में जो भी एलिमेंट है वो सभी 0 हैं। ठीक है। तो ये था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होती है, यानी 4 पंक्तियाँ 4 कॉलम। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक आव्यूह डिजाइन कीजिए, ठीक, एक वर्ग आव्यूह डिजाइन कीजिए जिसका आर्डर 4 है। मैं 4x4 ना बोल करके, देखिए आव्यूह क्या है, जैसे कोई आव्यूह है जो 4x4 आर्डर का है, एक आव्यूह है जो 4x4 आर्डर का है, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक आव्यूह है जो जिसका आर्डर 4 है। अब एक वर्ग आव्यूह है जिसका आर्डर 4 है, अगर आपने ऐसा बोल दिया कि एक वर्ग आव्यूह है जिसका आर्डर 4 है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए पिक्चर कि वर्ग आव्यूह है उसका आर्डर 4 है, यानी वो उसका आर्डर कितना है, 4x4 है, क्योंकि वर्ग आव्यूह में क्या है, पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होती है। ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि I3 का मतलब ये 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I3 लिखने का मतलब क्या है कि ये 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैंने 3 इसीलिए लिखा क्योंकि आप जैसे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है तो आप 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 ना लिख करके आप सीधे लिख देते हैं I7, या कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे ए मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 4x4 है तो आप लिख सकते हैं ए का जो आर्डर है वो 4 है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसका आर्डर 4 है। तो इस चीज़ को आपको क्लियर हो गया। और ये था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है। और ये दो आपको शायद एकदम क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में उपस्थित है एलिमेंट, लेकिन वो डिफरेंट है उस डायगोनल। अगर वो सेम है और एक नहीं है तो बन जाएगा स्केलर, और अगर वो एक है तो उसे हम लोग बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में तत्समक आव्यूह। ठीक है। हिंदी में इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो ये था आज का स्क्वायर मैट्रिक्स से पूरा फोकस था। ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है, आप इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए और हर एक पॉइंट की जो मैंने नोट कराया उसको एक बार फिर से अपनी बुक में जाइए, उसको देखिए क्या चीज़ें थी, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन को लेकर आएंगे और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स में किनकी मतलब क्या जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग नहीं हो सकता वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हैं अलजेब्रा के हिसाब से। तो सारी चीज़ों को हम लोग अपकमिंग वीडियो 3 में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यही कहूँगा कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। थैंक यू।